वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फिजिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 20। यदि आपने पहले वाले 19 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिए। यदि दोस्तों आप एग्जाम के अंदर फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और हमारे इन मॉक टेस्ट को हल करते रहिए। यदि दोस्तों आप हमारे इन सभी मॉक टेस्ट को हल करते हैं तो आपको बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनके साथ ही बहुत से अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम के अंदर 100% अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और हमारे इन मॉक टेस्ट को हल करें। यदि दोस्तों आप हमारे इन मॉक टेस्ट की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सभी मॉक टेस्ट की PDF फाइल और जो हमारे अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनकी PDF फाइल अवेलेबल करा दी जाती हैं। यदि दोस्तों आप इन PDF फाइल को लिंक के माध्यम से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज हमारे मॉक टेस्ट नंबर 20 की। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है इसका, निम्न में से भौतिक राशियों के कौन से जोड़े का समान v में सूत्र नहीं होता है। इनकी दोस्तों में दो राशियों के 4 जोड़े दिए हुए हैं और हमें बताना है कि किस जोड़े की v में सूत्र यानी बराबर नहीं होती है। देखिए तो पहला क्वेश्चन हमारा कार्य एवं बला गुण। देखिए दोस्तों हमारी कार्य की विमा होती है m1l2t-2 होती है और यही हमारी जो विमा होती है वो बला गुण की होती है। तो इन दोनों की विमाएँ आपस में समान होती है। दूसरा ऑप्शन है कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक। तो देखिए दोस्तों कोणीय संवेग की विमा होती है हमारी m1l2t-1 होती है और दोस्तों जो प्लांक नियतांक होता है उसकी विमा भी हमारी m1l2t-1 होती है। तो दोस्तों इनकी इन दोनों की विमाएँ आपस में इक्वल होती है। तीसरा ऑप्शन है तनाव एवं पृष्ठ तनाव। देखिए दोस्तों तनाव की जो विमा होती है हमारी जो बल होता है यानी उसका मात्रक न्यूटन होता है उसकी विमा के बराबर होती है, बल्कि जो पृष्ठ तनाव होता है उसका फॉर्मूला होता है F/L, यानी बल की विमा के अंदर लंबाई की विमा को डिवाइड किया जाता है। तो इस कारण जो तनाव और पृष्ठ तनाव होता है उन दोनों की विमाएँ अलग अलग होती है यानी डिफरेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। और देखिए दोस्तों जो हमारा डी वाला ऑप्शन है आवेग एवं रेखीय संवेग। तो यदि इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं तो हमारा आवेग होता है दोस्तों जो J इसका फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा P, यानी संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि P2 - P1 होता है, यानी कि जो हमारी विमा संवेग की होगी वही हमारा आवेग की होगी। तो इन दोनों की विमाएँ भी समान होती है क्योंकि हम इक्वेशन के अंदर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि तनाव एवं पृष्ठ तनाव की विमाएँ डिफरेंट होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु h ऊंचाई से गिराई जाती है, बाद में h/2 ऊंचाई तक गिरती है, तब इसमें होगी। यानी दोस्तों में बताया गया है कि कोई एक वस्तु है उसे h हाइट से गिराया जाता है और वह h/2 हाइट पर पहुंच जाती है, यानी आधी दूरी तय करने के बाद हमें बतानी है उसके अंदर कौन कौन सी ऊर्जाएं स्थित होंगी, यानी कौन कौन सी ऊर्जाएं उसमें उपस्थित रहती हैं। देखिए दोस्तों यदि वस्तु h हाइट पर होती है तो उसमें केवल यानी mgh यानी स्थितिज ऊर्जा रहती है। और दोस्तों यदि यह h/2 पर आ जाती है तो स्थितिज ऊर्जा का मान यदि हम फॉर्मूले से देखते हैं तो mgh/2 हो जाता है। यानी जो स्थितिज ऊर्जा का मान यदि h ऊंचाई पर होती है तो h/2 ऊंचाई पर आने पर स्थितिज ऊर्जा का मान आधा हो जाता है, यानी कि जो आधी स्थितिज ऊर्जा है दोस्तों वह हमारी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, क्योंकि h/2 ऊंचाई पर आने पर यहाँ पर इसकी कुछ वेलोसिटी होती है और दोस्तों इस वेलोसिटी के कारण जो गतिज ऊर्जा होती है वो हमारी जो आधी स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है उसके बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जब वस्तु h/2 ऊंचाई पर आ जाती है तो उसके अंदर आधी स्थितिज ऊर्जा एवं आधी गतिज ऊर्जा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों वस्तु h/2 ऊंचाई पर गिरने के बाद उसके अंदर आधी तो स्थितिज ऊर्जा स्थित होती है और आधी गतिज ऊर्जा उपस्थित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ध्वनि स्रोत एक साथ बजाए जाने पर 0.25 सेकंड में दो विस्पंदन उत्पन्न करते हैं तो उनकी आवृत्तियों का अनुपात होगा। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कि दो स्रोत हैं, जब उनको एक साथ बजाया जाता है तो 0.25 सेकंड में दो विस्पंदन प्राप्त होते हैं, यानी कि दोस्तों 0.25 में यदि दो विस्पंदन प्राप्त हो रहे हैं तो दोस्तों हम बता सकते हैं कि एक सेकंड में 8 विस्पंदन प्राप्त होंगे। यदि हमारी पाव सेकंड यानी 1/4 सेकंड के अंदर दो विस्पंदन प्राप्त होते हैं तो एक सेकंड में हमारे 8 हो जाएंगे। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी यंत्रों को दो ध्वनि यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है तो हमारे जो विस्पंदन उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या उन यंत्रों की आवृत्तियों के
अंतर के बराबर होती है। यानी हमें पूछा गया है कि उनकी आवर्तियों का अंतर, यानी जो ध्वनि स्रोत हैं, ये दोनों स्रोत हैं, उनकी आवर्तियों का अंतर दोस्तों, यानी कि जो हमारे विस्पंदन उत्पन्न होते हैं, यानी 1 सेकंड में जितने विस्पंदन बनते हैं उनकी संख्या के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो विस्पंदनों की जो अंतर हो जाएगा वो हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर 8 विस्पंदन उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनकी आवर्तियों का अंतर भी हमारा 8 ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बियरिंग का काम होता है। यानी दोस्तों कोई पहिया होता है, उसके अंदर अपन बियरिंग लगाते हैं, यानी बियरिंग जानते हैं दोस्तों, गोल गोल होती है और उसके अंदर छोटी छोटी गोलियां होती है। यदि उनको किसी टायर में लगाते हैं तो दोस्तों, यदि अपन नहीं लगाते हैं तो यानी कि जो टायर और हमारा जो उसका बीच वाला सेंटर होता है उनके मध्य, यानी टायर की गति के कारण यानी गति घर्षण उत्पन्न होता है। यानी दोस्तों गति के कारण जो घर्षण उत्पन्न होता है वो गति घर्षण कहते हैं। तो दोस्तों यदि अपन बियरिंग लगाते हैं तो उसके अंदर इसकी बियरिंग की जो गोलियां होती हैं दोस्तों, वही इसके चारों ओर भी चक्कर काटती हैं और अपनी जो अक्ष होता है उसके सापेक्ष भी घूर्णन करती हैं, यानी लौटनी गति करती हैं गोलियां। तो हम कह सकते हैं कि यदि पहिए के अंदर बॉल बियरिंग लगाते हैं तो ये जो गति की घर्षण होता है दोस्तों, गति के कारण घर्षण उत्पन्न होता है, ये हमारा लौटनिक यानी जो घर्षण होता है, यानी कि दोस्तों हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है, उसके अंदर परिवर्तित हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 पिंडे यानी वलय, ठोस बेलन एवं ठोस गेंदों को बिना फिसले न तल पर यानी कि है नीचे लुढ़काया जाता है, तो ये विराम अवस्था से प्रारंभ करते हैं। तो पिंडों की त्रिज्याएं समरूप हैं, तो कौन सा पिंड अधिकतम वेग से नीचे पहुंचेगा। यानी दोस्तों हमें बताना है कि कोई एक नत तल है, उस पर से 3 पिंड है हमारा, एक तो है वलय, एक है ठोस बेलन, एक है ठोस गोला, तीनों को विराम अवस्थाओं से एक ही समय पर लुढ़काया जाता है। तो हमें बताना है कि जो नीचे यानी पहुंचेंगे तो किस में अधिक वेलोसिटी होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं जो हमारा जड़त्व होता है दोस्तों, वह हमारी जो रेखीय गति होता है उसके अंदर अवरोध उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से जो दोस्तों हमारा जड़त्व आघूर्ण होता है दोस्तों, वह कोणीय गति के अंदर यानी जो हमारी घूर्णन गति होती है उसके अंदर अवरोध उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों जिसका जड़त्व आघूर्ण हमारा सर्वाधिक होगा वह सर्वाधिक अवरोध उत्पन्न करेगा घूर्णन गति के अंदर। यानी कि जो हमारा ये पिंड, बेलन और जो हमारे जो ठोस गोला होता है दोस्तों, ये नीचे आएंगे तब यानी घूर्णन गति करते आएंगे। तो जिसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा वह उतना ही यानी घूर्णन गति का विरोध करेगा, जिससे कि इसकी वेलोसिटी कम प्राप्त होगी। और दोस्तों जिसका जड़त्व आघूर्ण सबसे कम होगा उसकी वेलोसिटी यहाँ पर सर्वाधिक होगी। और हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो वलय होती है उसका जो जड़त्व आघूर्ण सर्वाधिक होता है, और जो ठोस गोला होता है उसका जड़त्व आघूर्ण सबसे कम होता है। वलय का जड़त्व आघूर्ण होता है हमारा mr² होता है, और जो ठोस गोला होता है उसका जड़त्व आघूर्ण दोस्तों 2/5 mr² होता है। तो इस बार ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण सबसे कम होने के कारण यानी यह घूर्णन गति का सबसे कम विरोध करेगा, इसके कारण यहाँ पर इसकी वेलोसिटी सर्वाधिक होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी ठोस गोले की वेलोसिटी होगी वह नीचे पहुँचने पर अधिकतम होगी। और दोस्तों यदि सबसे कम पूछी जाए तो इसका राइट आंसर होता था वलय, क्योंकि वलय का जड़त्व आघूर्ण सर्वाधिक होता है, जिसके कारण उसमें अवरोध सबसे अधिक उत्पन्न होता है, इसके कारण इसकी वेलोसिटी नीचे पहुँचने पर सबसे कम होगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में घूमने वाले उपग्रह का निश्चित जीवन काल होता है एवं कभी कभी उपग्रह का मलबा पृथ्वी पर गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, यानी दोस्तों हमें पूछा गया है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर दोस्तों कई उपग्रह हमेशा यानी चक्कर लगाते हैं और उनका जो जीवन काल होता है निश्चित होता है। और कुछ उपग्रह है यानी कि कभी कभी यानी मलबे के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरते हैं। तो दोस्तों क्यों गिर गए हैं उसका कारण पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट है, क्योंकि दोस्तों यानी कि जब उपग्रह होते हैं पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पर यानी गति करते हैं तो दोस्तों इन पर एक श्यान बल लगता है, यानी कि श्यान बल का हमारा सूत्र होता है ηdx/dv/dx यानी वेग प्रवणता। तो दोस्तों ये जो हमारा श्यान बल होता है इसके कारण क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी होता है उसका मान निरंतर धीरे धीरे कम होता जाता है, और वेलोसिटी का मान कम होने के कारण यानी यह धीरे धीरे पृथ्वी के नज़दीक आने लगते हैं, यानी कि उनकी हाइट की ऊंचाई यानी कम होती जाती है, यानी कि जो ऊंचाई होती है इसका मान कम होता जाता है, और अंत में यह यानी पृथ्वी पर कई उपग्रह गिर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्यान बलों के कारण ऊपर की गति में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊंचाई धीरे धीरे कम होने लगती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्प्रिंग स्टील की बनी होती है, तांबे की नहीं, क्योंकि यानी दोस्तों हमारी जो स्प्रिंग बनाई जाती हैं वो हमारी जो स्टील होती है उसी की बनाई जाती हैं, बल्कि जो हमारा कॉपर होता है यानी तांबा होता है दोस्तों उसकी नहीं बनाई जाती। दोस्तों इसका रीज़न ये होता है कि जो हमारी स्टील होती है जो उसकी प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है। यदि उसके कारण यदि अपन स्प्रिंग यदि परिवर्तन करेंगे तो प्रत्यास्थता के कारण दोस्तों यह अपनी पूर्ण अवस्था फिर से धारण कर लेती है। तो यानी कि स्प्रिंग को यदि अपन बढ़ाते हैं या अपन सिकुड़ते हैं तो वह तुरंत यानी छोड़ने पर अपनी पुनर्वस्था में आ जाती है, यानी कि दोस्तों उसकी प्रत्यास्थता का मान अधिक होता है स्टील की। यदि तांबे की स्प्रिंग बना दे, यदि दोस्तों अपन उसको खींच देते हैं तो यानी कि वह उसकी लंबाई में यानी कि परिवर्तन यानी कि है अधिक कर देते हैं तो दोस्तों फिर से उसकी लंबाई कम नहीं होती, यानी सिकुड़ती नहीं है, यानी कि उसकी प्रत्यास्थता का मान कम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि जो हमारी स्टील होती है वो तांबे की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती है, यानी कि प्रत्यास्थता के कारण यदि उसको सिकुड़ा जाता है या यानी कि खींचा जाता है तो उसे छोड़ने पर वह वापस यानी पुनर्अवस्था धारण कर लेती है, यानी पहले वाली स्थिति धारण कर लेती है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टील की प्रत्यास्थता होती है वो तांबे से अधिक होती है, इसी कारण स्प्रिंग की यानी स्टील की ही स्प्रिंग बनाई जाती है, तांबे की नहीं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में निम्न में से यानी निम्न निकाय की पृष्ठ ऊर्जा, यानी कि दोस्तों हमें पूछा गया है कि पृष्ठ ऊर्जा बढ़ेगी या कम होगी जब छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद मिलाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि जब मान लो कि हमारे पास n यानी छोटी छोटी बूंदें हैं, यदि उनको मिलाकर के हम एक बड़ी बूंद बना देते हैं तो देखिए दोस्तों हमारा जो पृष्ठीय ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है U = होता है हमारा T × डेल्टा, यानी क्षेत्र में परिवर्तन होता है और ये होता है हमारा तनाव। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि अपन देखते हैं कि छोटी छोटी बूंदों का यदि अपन हर बूंद का यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि अपन जोड़ते हैं तो दोस्तों मान लो कि हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल A प्राप्त होता है A1, और एक बूंद का यानी बनने के बाद इसका जो क्षेत्रफल यानी दोस्तों हमारा A2 प्राप्त होता है। तो A2 का मान हमारा A1 से कम होता है, यानी कि छोटी छोटी बूंदों का यदि सभी बूंदों का क्षेत्रफल जोड़ा जाता है दोस्तों अधिक प्राप्त होता है। यदि वह एक बूंद बना लेती हैं बड़ी तो उनका क्षेत्रफल यानी कम हो जाता है। तो यानी क्षेत्रफल में कमी होने के कारण दोस्तों हमारी जो पृष्ठीय ऊर्जा होती है यानी पृष्ठ ऊर्जा उसका मान घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो हमारी पृष्ठ ऊर्जा हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों यानी सुबह है यानी हमारा सूरज उगता है तो यानी हमें इतनी गर्मी नहीं लगती, यानी कि उसकी जो प्रकाश होता है बहुत ही कम होता है, बल्कि दोपहर के समय में यानी धूप बहुत अधिक हो जाती है और उसका यानी कि तापमान यानी टेम्परेचर बहुत ही अधिक हो जाता है। दोस्तों वो क्यों होता है, उसका रीज़न ये होता है कि जब मान लो यानी कि सूर्य यहाँ पर है और हमारी पृथ्वी यहाँ पर है, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश दोस्तों यानी दोपहर के समय तो हमारे सीधा पड़ता है, यानी कि डायरेक्ट यानी पृथ्वी के हमारे पास पहुँच जाता है। लेकिन शाम के समय यानी कि हम यहाँ पर होते हैं पृथ्वी के, यानी कि हमारा सूर्य का प्रकाश शाम के समय जब हम तक पहुंचता है तो उसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, बल्कि दोपहर के समय में उसको कम दूरी तय करनी पड़ती है। तो दोस्तों इस यानी अधिक दूरी तय करने के कारण सुबह के समय तो हमारा उसका टेम्परेचर होता है सूर्य का वो कम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि सुबह के समय में नहीं दोस्तों, यानी कि सी वाला नहीं होगा, डी वाला होगा। सुबह के समय में सूरज की किरणें वातावरण में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, यानी दोस्तों यदि दोपहर होती है तो उसको ओनली इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, और यदि ये शाम के समय में होती है तो दोस्तों उसको जितनी पृथ्वी की त्रिज्या होती है उतनी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, यानी वातावरण में अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी तो उसका टेम्परेचर का मान कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंख विशेषज्ञ 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को संयोजन करके एक चश्मा बनाता है, तो इस लेंस की यानी क्षमता हमें बतानी है। तो दोस्तों यानी हमें दिया हुआ कि यानी कोई हमारा आंख विशेषज्ञ है वो एक चश्मा बनाने की सलाह देता है, उसके अंदर 25 सेंटीमीटर का तो अवतल लेंस लगाया जाता है और 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो दोस्तों हमें उस लेंस की क्षमता बतानी है। तो दोस्तों याद रखना, यानी कि हमारी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों हमारी नेगेटिव होती है। तो यदि अपन इसकी क्षमता निकाल लेंगे दोस्तों, यानी कि क्षमता का यानी कि पी का फॉर्मूला होता है 1/f होता है। तो दोस्तों यानी कि 1/f यानी f मीटर में लिया जाता है, यदि सेंटीमीटर में है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा 100 = f, ये हमारे यहाँ पर सेंटीमीटर में होती है। तो इन दोनों की यदि अपन शक्ति निकालते हैं तो दोस्तों इसकी शक्ति हो जाएगी हमारी 1 दोस्तों, यानी कि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है तो -20 यानी -25 = हो जाएगा हमारा
4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि दोस्तों 40 का भाग देंगे अपन 100 के अंदर, और दोस्तों उत्तर लेंस के अपन पॉजिटिव लेंगे तो इसकी पॉजिटिव मान आएगा और वो हमारा निकल कर आ जाएगा 2.5। हम जानते हैं जब दो सेलों का संयोजन किया जाता है तो दोस्तों इसकी जो शक्ति होती है वो हमारी P1 इज इक्वल प्लस यानी P2 के इक्वल होती है। तो दोस्तों इन दोनों को यदि अपन जोड़ते हैं तो हमारा जो संयोजन लेंस होता है उसकी जो क्षमता निकल कर आएगी P हो जाएगी हमारी P1 प्लस P2, और हमारा जो P1 का मान निकल कर के आया था वो हमारा माइनस का दोस्तों 4 था, और P2 का मान निकल कर आया 4 सेंटीमीटर वाले का, उसकी जो क्षमता थी वो हमारी थी 2.5। यदि अपन इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 1.5 बचता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1 माइनस के 1.5 डायप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्पष्ट दूरी 50 सेंटीमीटर है और वह 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, तो चश्मे की फोकस दूरी कितनी होगी। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति है उससे यानी 50 सेंटीमीटर यानी दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है और उससे कम दूरी की सेंटीमीटर की 50 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को वह नहीं पढ़ देख सकता, यानी कि ठीक से नहीं पढ़ सकता है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूरी पर पढ़ना चाहेगा तो दोस्तों इसे एक लेंस की आवश्यकता होगी, यानी कि उस लेंस की कितनी फोकस दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों माना कि यानी इसकी फोकस दूरी f है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन के अंदर अपन देखते हैं कि जो हमारा 50 होता है ये हमारी यानी कि बीम की यानी यहाँ पर वस्तु रखी होती है, तो यानी u का मान है, और दोस्तों जो 25 मान दिया हुआ है हमें v का मान दिया हुआ है और हमें f का मान ज्ञात करना। हम जानते हैं जो लेंस के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। यदि इसके अंदर अपन इसके मान रखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर यानी कि u का मान हमारा v और u का मान दोस्तों नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर रखेंगे v का मान 1/50 रखेंगे और माइनस के 1/ दोस्तों माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50 और ये माइनस के 25। दोस्तों 1.50 में से 1.25 यानी 1/25 घटाएंगे तो दोस्तों हमारा 1/50 ही बच जाएगा। तो यहाँ से यदि अपन फोकस दूरी का मान निकालते हैं तो हमारा 50 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न यानी कि विभिन्न दूरियों पर विभिन्न वस्तुओं को आंखों द्वारा देखा जा सकता है, तो वह पैरामीटर जो नियत रहता है। यानी दोस्तों हमारी जो आंख होती है वह यानी कि है भिन्न दूरी की वस्तुओं को देख सकती है, और बल्कि यानी कि दोस्तों हमें बतानी कि कौन सी दूरी यानी हर वस्तु के लिए हमारी आंख में नियत रहती है, यानी कौन सा पैरामीटर है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी हर दूरी के लिए यानी वस्तु को अपन किसी भी दूरी पर देखें लेकिन वो हमारी आंख के लिए नियत रहे। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया हुआ है लेंस, आंख के लेंस की फोकस दूरी। देखिए दोस्तों जो हमारी आंख का यानी कि लेंस होता है उसकी फोकस दूरी हमारी चेंज होती रहती है, यानी कि वस्तु को यदि अपन दूर रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है, यदि उसको नज़दीक रखते हैं तो उसकी हमारी फोकस दूरी कम हो जाती है नेत्र लेंस की, तो वह हमारी कांस्टेंट नहीं रहती है। दूसरा ऑप्शन है आंख के लेंस से वस्तु की दूरी। देखिए दोस्तों वस्तु होती है उसकी दूरी अपन चेंज करते हैं, यदि पास की वस्तु हमें देखनी हो तो उसको पास लाते हैं, यदि दूर की वस्तु देखते हैं तो आंख और यानी वस्तु की दूरी हमारी बढ़ जाती है, तो ये भी हमारी कांस्टेंट नहीं रहती। तीसरा ऑप्शन है आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या। यदि दोस्तों यानी कि वक्रता त्रिज्या के बारे में बात करते हैं तो ये भी हमारी परिवर्तित रहती है। हमारा चौथा ऑप्शन है आंख के लेंस की प्रतिबिंब की दूरी। देखिए दोस्तों हमारा जो आंख के लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आंख की रेटिना पर बनता है, और जो दोस्तों याद रखना रेटिना और आंख का जो हमारा लेंस होता है उनके मध्य की जो दूरी होती है वो हमेशा नियत ही रहती है, चाहे हमें कितनी भी दूर की वस्तु को देखें या कितनी भी पास की वस्तु को देखें। यानी जो रेटिना होता है और हमारा जो आंख का नेत्र यानी लेंस होता है वो हमारे उनके मध्य की दूरी नियत रहती है। तो आंख के लेंस और प्रतिबिंब की दूरी की दोस्तों हमारी डिस्टेंट हो जाएगी मध्य, वो हमेशा नियत रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह अनुभव करती है। यानी दोस्तों एक चुंबकीय सुई है उसको असमान यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं दोस्तों, यानी कि ये मान लो हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, यह असमान है, यानी कि कहीं पर तो इसके यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो नज़दीक है, यानी कि वहाँ पर उसका घनत्व अधिक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक है, और यहाँ पर इसके यानी कि दूर है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कम है। और इसके मध्य यानी दोस्तों यदि कोई चुंबकीय छड़ रखी जाती है तो दोस्तों उस पर यानी दो बल कार्य करेंगे, तो एक तो इस दिशा में कार्य करेगा और इसका दूसरा पॉइंट होगा वो उस पर इस दिशा में कार्य करेगा। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो बल आघूर्ण कार्य करता है उसके अंदर जो फोर्स लगते हैं यहाँ पर वो होता है हमारा एम बी होता है, यानी कि एम होता है इसका
हमारा अब दोस्तों यहाँ पर यानी कि ये बी पर डिपेंड करता है, यानी फोर्स लगने वाला बल। तो जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा दोस्तों वहाँ पर इसके पर चुंबकीय बल अधिक लगेगा, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम है तो इस डायरेक्शन के अंदर चुंबकीय बल कम लगेगा। तो दोस्तों यानी बल दोनों डायरेक्शन में यानी कि विपरीत दिशा में लग रहे हैं और यानी समांतर लग रहे हैं, तो इनके कारण तो उसके अंदर यानी हमारा आघूर्ण उत्पन्न होता है, यानी बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। और दोस्तों यानी कि बल के मान में यानी चेंज होने के कारण इसके अंदर यानी बल भी लगता है, यानी कि इधर बल का मान कम है इधर अधिक है, तो जो हमारा टोटल फोर्स लगेगा दोस्तों इधर लगेगा, और कितना लगेगा इन दोनों बलों के अंतर के बराबर लगेगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब कोई असमान यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई चुंबकीय छड़ रखी जाती है तो उस पर हमारा बल गुण भी लगता है और एक बल भी कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, नहीं दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी वाला, यानी कि बल भी लगेगा तथा बल गुण भी लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल बराबर होता है, यानी दोस्तों उत्प्लावन बल क्या होता है, यानी जब कोई हमारा द्रव होता है और उसके अंदर किसी पदार्थ को डुबोया जाता है तो इस पदार्थ के ऊपर यानी कि द्रव के द्वारा एक बल लगाया जाता है। ये जो बल होता है दोस्तों इसको अपन उत्प्लावन बल कहते हैं, या इस द्रव के द्वारा जो उछाल बल होता है उसके नाम से भी इसके जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो बल का मान होता है वो किसके बराबर होता है, यानी कि यह जो पदार्थ है ये जितने द्रव को स्थापित करता है और उस द्रव का जो भार होता है उसी के बराबर यानी ऊपर की ओर इस पर बल लगता है। यानी उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है कि यह जो पदार्थ यानी जितना द्रव्य स्थापित करेगा और उसका भार, यानी कि यह मान लो इसका आयतन v है तो अंदर भी यह v आयतन को स्थापित करेगा, तो v आयतन के अंदर जितना जल आएगा उसका जो भार होगा उतना ही इसके उत्प्लावन बल का मान होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी डूबे भाग के आयतन का जो भार होता है, यानी कि पानी के अंदर जो जितना भाग इस पदार्थ का डूबेगा उस यानी का है उसके अंदर जो यानी द्रव आएगा उसका जो भार होगा उतना ही हमारा उत्प्लावन बल लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, डूबे भाग के आयतन द्रव के भार के बराबर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर एवं परमाणु बम के में अंतर है, यानी दोस्तों हमारा जो नाभिकीय रिएक्टर होता है और परमाणु बम होता है उन दोनों के मध्य में अंतर बताना है कि क्या क्या अंतर होता है। देखिए दोस्तों हमारा जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसके अंदर भी हमारी श्रृंखला अभिक्रिया, यानी कि दोस्तों उन दोनों के अंदर हमारी श्रृंखला अभिक्रिया पाई जाती है, यानी परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर की। लेकिन दोस्तों हमारा जो परमाणु बम होता है उसके अंदर जो श्रृंखला अभिक्रिया होता है वो अनियंत्रित होती है, यानी उसको नियंत्रित नहीं किया जाता है। इसके कारण यानी परमाणु बम के अंदर यानी जो श्रृंखला अभिक्रिया वो आगे तक चलती रहती है। लेकिन नाभिकीय रिएक्टर होता है उसके अंदर भी हमारी श्रृंखला अभिक्रिया होती है, लेकिन दोस्तों उसको जो हमारी केडियम की यानी छड़ें होती हैं उसके द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है, यानी न्यूट्रॉन को यानी कि नष्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण उसकी जो अभिक्रिया होती है श्रृंखला अभिक्रिया नाभिकीय रिएक्टर की उसको नियंत्रित कर लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो मेन सही अंतर होगा वो हमारा ऑप्शन बी वाला होगा, यानी कि जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसके अंदर श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का क्वेश्चन है, एक वस्तु ठीक द्रव्य के यानी ऊपर तैर रही है और वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व के समान है, वस्तु को धीरे से नीचे दबाया जाता है तो यह है। यानी दोस्तों में दिया गया है कि कोई द्रव्य है और उसके अंदर कोई वस्तु रखी हुई है, तो दोस्तों यानी कि इस वस्तु का घनत्व और द्रव्य का घनत्व दोनों समान है। यदि इस वस्तु के ऊपर थोड़ा सा अपन दाब लगा देते हैं तो हमें बताना है कि यह जो वस्तु होगी वो या तो नीचे जाएगी या फिर अपनी अवस्था पर ही बने यानी कि अपने स्थान पर बनी रहेगी या यानी ऊपर आएगी। तो देखिए दोस्तों यानी कि यदि यानी कि इसका घनत्व है द्रव्य के घनत्व के समान है तो दोस्तों इस पर जो उत्प्लावन बल होगा ऊपर उसका मान शून्य होगा, यानी कि दोस्तों इस द्रव्य के द्वारा जो उत्प्लावन बल लगाया जाएगा वो वस्तु के भार के इक्वल हो जाएगा, तो यानी कि टोटल फोर्स लगेगा वो इसके ऊपर जीरो हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका घनत्व द्रव्य के घनत्व के बराबर है, तो इसके कारण जो उत्प्लावन बल होगा वो जो हमारा वस्तु है उसके भार के इक्वल हो जाएगा, तो जो हमारा नेट फोर्स हो जाएगा वस्तु के ऊपर वो शून्य हो जाएगा, तो अपनी यानी कि अपनी अवस्था पर ही बनी रहेगी। यदि उस पर थोड़ा सा दाब लगाया जाता है तो दोस्तों दाब लगाने के कारण उसमें नीचे की ओर थोड़ी यानी वेलोसिटी उत्पन्न हो जाती है, और जब तक यानी फिर से यदि ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता है तब उसके अंदर ये वेलोसिटी यानी हमेशा उपस्थित रहेगी जब तक कि इसके ऊपर की ओर फोर्स न लगा दें। तो दोस्तों यानी कि जो वेलोसिटी रहती है उसके कारण वह धीरे धीरे नीचे जाती रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि वह यानी कि दोस्तों वह
पहला ऑप्शन है अपनी पूर्वावस्था में धीरे धीरे वापस आ जाएगी, वहीं पर रहेगी या दरवे में डूब जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी यदि उस पर थोड़ा सा दाब लगा देंगे तो यानी कि नेट फोर्स उस पर जीरो था, लेकिन यदि अतिरिक्त फोर्स लगाया जाता है तो उसके कारण उसमें वेलोसिटी उत्पन्न हो जाएगी, और वो वेलोसिटी गतिमान होने के कारण वो धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगी और अंत में यानी वस्तु नीचे की ओर डूब जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र धनात्मक बिंदु आवेश की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है, तो क्यों से पी तक किसी छोटे धनात्मक आवेश को चलाने में क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कि जो चित्र है वो प्लस क्यों आवेश के कारण जो यानी क्षेत्र रेखाएं होती है उनको दर्शाता है, और हमारे क्यों पर कोई एल यानी छोटा यानी धनात्मक आवेश रखा है उसको पी बिंदु तक लाया जा रहा है। तो इस पी बिंदु तक लाने में इस क्षेत्र द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो हमें बताना है वो कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि यानी दोनों आवेश यानी पॉजिटिव है, यानी दोनों आवेश यदि समान होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा। यदि यहाँ पर क्यू बिंदु पर कोई आवेश है तो उस पर बल इस तरफ लगेगा। और दोस्तों हमें यानी जो क्यू से पी तक लेकर के आ रहे हैं तो यानी कि जो विस्थापन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो दोस्तों बल और जो विस्थापन है वो विपरीत डायरेक्शन में होने के कारण जो इस पर किया गया कार्य होगा दोस्तों वो नेगेटिव प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऋणात्मक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नो चक्र में निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। देखिए दोस्तों, कार्नो इंजन होता है उसके अंदर यदि उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है दोस्तों वो अपन किस तरफ से पता लगा सकते हैं, जो हमारा पीवी वक्र होता है उसे अपन निकाल सकते हैं। दोस्तों ये पीवी यानी फर्स्ट हमारा प्रक्रम होता है दोस्तों, ये प्रक्रम होता है हमारा समतापीय प्रसार होता है, यानी समतापीय प्रसार होता है। और सेकेंड यानी प्रक्रम होता है कार्नो इंजन के दोस्तों वो होता है हमारा रुद्धोष्मीय प्रसार होता है। फिर यानी थर्ड प्रक्रम होता है वो हमारा होता है हमारा समतापीय संपीड़न होता है। और चौथा प्रक्रम होता है ये वाला यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर ये होता है हमारा समतापी यानी ये होता है रुद्धोष्मीय संपीड़न। तो दोस्तों हम देखते हैं, पहला हो गया हमारा समतापीय प्रसार, फिर रुद्धोष्मीय प्रसार, फिर हमारा समतापीय संपीड़न, फिर होता है रुद्धोष्मीय संपीड़न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन यहाँ पर संपीड़न की जगह में प्रसार करना होगा। तो यदि यहाँ पर संपीड़न की जगह यानी प्रसार हो जाता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आप इसको सही कर लेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समतापीय प्रसार, फिर रुद्धोष्म प्रसार, फिर संपीड़न समतापीय संपीड़न, फिर होता है रुद्धोष्म संपीड़न। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आदर्श गैस की निश्चित मात्रा में दाब व आयतन दुगुने कर दिए जाते हैं तो इसका ताप हो जाएगा। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कि जब कोई आदर्श गैस है उसकी निश्चित मात्रा में दाब एवं आयतन दोगुने कर दिए जाते हैं तो इसका ताप हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो आदर्श गैस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना, PV = nRT होता है। तो दोस्तों n मोलों की संख्या होती है और ये R होता है, ये हमारा जो गैस का सार्वत्रिक नियतांक होता है वो होता है। तो यानी nR का मान तो नियतांक होता है, जो टेम्परेचर होता है वो P और V यानी प्रेशर और वॉल्यूम के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो दोस्तों यदि आप प्रेशर के मान को 2 गुना कर रहे हो और वॉल्यूम के मान को भी 2 गुना कर रहे हो तो टेम्परेचर हो जाएगा दोस्तों वो 4 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जो यानी टेम्परेचर हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेलगाड़ी के इंजन के सिलेंडर हैंड में यानी पिस्टन का जो स्ट्रोक है वो 6 मीटर का है। यदि पिस्टन 200 रेडियन प्रति सेकेंड कोणीय आवृत्ति से यानी कर रहा है तो अधिकतम चाल होगी। तो देखिए दोस्तों, यानी जो रेलगाड़ी के अंदर जो पहिए में जो पिस्टन होता है उसका जो स्ट्रोक है यानी कि स्ट्रोक है ये हमारा 6 मीटर लंबा हमें दिया हुआ है। और दोस्तों इसकी जो आवृत्ति है यानी कि जिस प्रकार से यानी कि जिसका टायर गति करेगा या जो पिस्टन गति करेगा उसकी आवृत्ति दे रखी है हमें 200 रेडियन प्रति मिनट। तो हमें यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो यदि सरल आवृत्ति गति कर रहा है तो आयाम हो जाएगा हमारा 6 मीटर, और जो हमारी जो इसका ओमेगा का मान है यानी कि कोणीय आवृत्ति हो जाएगी हमारी 200 रेडियन प्रति मिनट को, यानी। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि अधिकतम जो चाल का फॉर्मूला होता है सरल आवृत्ति गति के अंदर उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा ए। वैसे जो हमारी चाल का फॉर्मूला होता है वो याद रखना दोस्तों होता है हमारा ओमेगा कोष्टक में a² - x² होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो वेग का मान होता है वो मैक्सिमम कहाँ पर होता है, जब x का मान 0 होता है यानी माध्यम स्थिति पर होता है। तो यदि x का मान 0 रखते हैं तो ओमेगा यानी कि v का मैक्सिमम मान आता है ओमेगा ए। तो यहाँ पर इनके मान रहते हैं यानी ओमेगा का मान रखते हैं अपन 200 रेडियन पर मिनट है, तो 200 सेकंड में चेंज करेंगे तो इसमें 60 का भाग वो दे देंगे, यानी ये मिनट दे रखा है। यदि सेकंड में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, यानी जो आयाम दिया हुआ है स्ट्रोक की लंबाई यानी पिस्टन का स्ट्रोक उसकी लंबाई 6 है। यदि इसको अपन हल करते हैं तो दोस्तों
6 से हमारा 6 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 20 है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा वेग हो जाएगा वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण, यानी दोस्तों हमारी जो अनुप्रस्थ तरंग होती है हमें बताने हैं कि उसके माध्यम के जो कण होते हैं वो किस प्रकार गति करते हैं। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उनमें माध्यम के कण जो हमारे तरंग संचरण की दिशा होती है उसके लंबवत गति करते हैं, यानी इस प्रकार, यानी लंबवत दिशा में गति करते हैं, इस प्रकार गति करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारी अनुदैर्ध्य तरंगें होती है उसके अंदर जो माध्यम के कण होते हैं वो इस प्रकार से गति करते हैं, यानी कहीं पर तो उसका घनत्व अधिक हो जाता है, फिर उसका घनत्व कम हो जाता है, फिर घनत्व फिर अधिक हो जाता है, कणों का घनत्व फिर कम हो जाता है, फिर अधिक हो जाता है, फिर जिस प्रकार ध्वनि तरंगें होती हैं, यानी कि अंदर जो कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा में ही है, इस प्रकार से गति करते हैं। और जो माध्यम के कण होते हैं जो अनुप्रस्थ तरंग में वो संचरण की लंबवत दिशा में गति करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लंबवत दिशा से संचरण की दिशा के, यानी जो संचरण की दिशा होगी उसके यानी कि लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 ओम के एक प्रतिरोध तार का एक प्रतिरोध है, उसकी मूल लंबाई को 10वें भाग तक खींचा जाता है तो तार का आयतन नियत रखा जाता है, उसका प्रतिरोध होगा। यानी दोस्तों हमें एक तार दिया हुआ है, मान लो इसकी लंबाई L है, उसका प्रति यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, इसको 10वें भाग तक बढ़ाया जाता है, यानी L/2 यानी L/10 तक बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों उसके यानी बढ़ाने के बाद इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी, वो जाएगी हमारी L + L/10 हो जाएगी, यानी पहले L थी और इतना और बढ़ा देंगे तो हो जाएगी हमारी 11 L/10। और दोस्तों हमें दिया हुआ है इसका जो आयतन है वो नियत है, यानी L1A1 = L2A2 है। तो दोस्तों यहाँ से अपन इसका जो बढ़ाने के बाद उसका क्षेत्रफल होगा वो निकाल सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा L1A1 के अंदर L2 का भाग दे देंगे, तो L1A1 के अंदर L2 का भाग दे देंगे तो हमारी है 10/11 L2 L1 है। तो दोस्तों L1 से L1 कट जाएगा, A2 का मान कितना हो गया हमारा 11/10 A1 हो गया। तो दोस्तों इन L1 का मान और L2 का मान यदि दोस्तों अपन ने जो फॉर्मूला होता है हमारा प्रतिरोध का मान, उसे इस प्रकार से अपन इसका प्रतिरोध में परिवर्तन निकाल सकते हैं, वो हमारा होता है R = ρL/A होता है। तो दोस्तों ये L1A1 है, यदि R2 का मान निकालेंगे तो अपन L2 का मान रखेंगे, L2 का मान हमारा है 11/10 L2, ये मल्टीप्लाई है, सॉरी दोस्तों इक्वल का चिन्ह लग गया, और नीचे हो जाएगा हमारा 10/11 A2 A1 हो जाएगा दोस्तों A2 का मान। यदि इसको अपन ऊपर लेकर के जाएंगे तो हमारा इसका राइट यानी R2 का मान जो निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा रो, और ये यानी कि हो जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में हो जाएगा हमारा L1/A1। तो रो इंटू L1/A1 का मान हमारे दिए हुआ हमें 15 ओम। तो 15 ओम को दोस्तों यदि अपन 11/10 की होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 18.15 ओम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों यदि अपन इसको सोल्व करेंगे 15 × 11/10 की पावर यानी 10 की होल स्क्वायर को यदि इसको सोल्व करेंगे तो हमारा डी वाला ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गाउस के नियम के लिए सही नहीं है। यानी दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा कथन है वो गाउस के नियम के लिए सत्य नहीं है। पहला कथन हमें दिया हुआ है गाउस का नियम किसी बंद पृष्ठ के लिए सत्य होता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी कि गाउस का नियम होता है यानी बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। दूसरा कथन है गाउस के नियम में दाईं ओर यानी क्यू के पद में यानी क्यू का जो पद होता है वो घिरे हुए आवेशों का योग होता है। यानी कि दोस्तों हमारा गाउस का नियम होता है इनकी जो फ्लक्स होता है ई का वो होता है हमारा Q/ε0, ये हमारा गाउस का नियम होता है। तो ये जो क्यू वाला पद होता है दोस्तों यानी ये बंद क्षेत्र होता है, इसके अंदर जितना भी आवेश होता है उनका योग होता है। तो ये यानी दूसरा कथन भी हमारा सत्य है। अब तीसरा कथन है जब निकाय में कुछ सममिति होती है तो गाउस का नियम स्थिर विद्युतीय क्षेत्र की गणना करने का उपयोगी यानी नहीं होता। दोस्तों यह ऑप्शन हमारा गलत दिया हुआ है, क्योंकि जब यानी निकाय में कुछ सममिति होती है यानी कि कुछ सममिति दी हुई है उसके अंदर, या तो वह है उसके अंदर कोई केंद्र दी यानी सममिति अक्ष या सममिति केंद्र है, तब यानी कि दोस्तों तब यानी स्थिर विद्युत का जो नियम होता है उसके अंदर लागू होता है, उसकी अपन गणना कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तार को एक छत से टाँका गया है, यानी कि कोई तार है उसको छत से टाँका गया है, उसके एक सिरे पर F यानी न्यूटन का भार लटका दिया गया है, तो उसके द्वारा जो प्रतिबल होगा वो हमें ज्ञात करना है। यानी कि विपरीत दिशा में छत के द्वारा लगाया गया बल यानी बार के समान है विपरीत होगा। यानी कि दोस्त हमें बताना है कि इसके यानी को क्षेत्र लाइन लगाया गया है और इस पर जो F है यानी कि F बल लटकाया गया है नीचे, तो यानी छत के द्वारा इस पर लगाया गया बल भार के समान तथा विपरीत होगा।
दोस्तों इसमें ज्ञात क्या करना हमें वो देखना है कि प्रतिबल का मान निकालना। तो प्रतिबल होगा दोस्तों उसके लिए, यदि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है तो इसका जो प्रतिबल हो जाएगा वो F/A हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि दोस्तों इसका प्रतिबल ना तो 0 होगा, ना 2F/A होगा, ना F/A होगा। यानी कि दोस्तों याद रखना, यदि किसी लंबाई L को, यानी कि इसका क्षेत्रफल A है और इस पर F बल लगाया जाता है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो प्रतिबल होगा उसका फॉर्मूला हमारा F/A होता है, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये किसी बल यानी कि है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को स्थायी इलेक्ट्रॉन पर यानी लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन है, यानी दोस्तों कोई इलेक्ट्रॉन है और वह स्थायी है, उस पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यानी किसी दिशा में गति करेगा, स्थायी रहेगा, या क्षेत्र के लंबवत गति करेगा, या इसकी विपरीत दिशा में गति करेगा। देखिए दोस्तों, यानी कि इस पर जो बल लगेगा इसके कारण, तो बल का जो चुंबकीय बल का वो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो QVB होता है। यहाँ पर Q होता है हमारा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश में पता ही है, V होता है इसकी वेलोसिटी, B होता है चुंबकीय क्षेत्र। यानी दोस्तों इस पर आवेश भी होता है और उच्च यानी कि है चुंबकीय क्षेत्र भी लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये कण स्थायी है, यानी कि V का मान 0 है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वह भी हमारा 0 ही प्राप्त होगा। यदि फोर्स 0 होगा तो दोस्तों इसकी इस अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा, अतः यह जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा वह स्थायी ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। ये आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि दोस्तों यदि आप इस वीडियो को देखा है तो आपकी एग्ज़ाम के अंदर ये बहुत ही हेल्प करेंगे। 100% आपको इस प्रैक्टिस सेट में एक आधा क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आप हमारे सभी मॉक टेस्ट को हल कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।